आपकी सक्रियता बनी रहनी चाहिए हर प्रश्न के साथ। आप प्रश्नों को देखिए, जरूरत के हिसाब से जो संभव कैलकुलेशन उसको कैलकुलेट करिए। लेकिन इन सबसे पहले बस एक ही रिक्वेस्ट आप सभी से कि वीडियो को शेयर कर दीजिए यथासंभव पॉसिबल, और लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन और ऊर्जा मिले, हम इस क्लास को वैल्यूएबल और अस्थायी और इंपॉर्टेंट बना सकें। इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपकी जरूरत है, ये हमारी जरूरत है, ये हम सबकी जरूरत है। शुरुआत हम लोग करते हैं पहले प्रश्न से। इंडिसेस के इस प्रश्न में लिखा गया है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा है। तो बड़ा ढूंढना है हम लोग को, तो बड़ा ढूंढने के लिए उसका मान, उसका अमाउंट हमें कैलकुलेट करना ही करना पड़ेगा। सबसे पहले हम पहले नंबर को देखते हैं, 3 की पावर 2 है, पावर 2 है, पावर 2 है, ये पहला है। दूसरा 3 की पावर 2 है, ब्रैकेट के साथ यहां पर इनका अरेंजमेंट किया गया, 2 है, फिर 2 है। फिर आगे देखता हूं मैं, 3 है, 2 है, 2 है, 2 है, गुणे हैं सारे के सारे, और लास्ट में है 3 है, और इनको भी मल्टीप्लीकेशन ही मानकर चलिएगा, ये मल्टीप्लाइड है। अगर हम वर्किंग की बात करें, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, अंत से मैं करता हूं। ये 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, सीधा सीधा इनको लिख सकते हैं आप लोग, इसमें कोई यहाँ पर इनका उपयोग नहीं है। अगर ये गुणे है तो फिलहाल ये तो जैसे लिखा है उस हिसाब से एक नंबर ही है, 3222 लिखा हुआ है सीधा सीधा। लेकिन हम मल्टीप्लीकेशन मानते हैं और हम जानते हैं किसी प्रकार से इसका अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ पर 3 की पावर 2 दूना 4 दूना 8 है, यहां भी अगर देखो तो 2 दूना 4 दूना 8 है। इसकी बात किया जाए, ये थोड़ा सा अलग है, और वह अलग क्या है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये अलग है, ये जैसे इसमें होता है, पहले 2 की पावर 2 है मतलब ये 4 हुआ, फिर 2 की पावर 4 है अर्थात 16 हुआ, मतलब इसको जब लिखेंगे तो 3 की पावर 16 होगा। आप कंफर्म हो गए होंगे कि यही सबसे बड़ा है, 3 की पावर जो 16 है यही सबसे बड़ा है। तो यही सबसे बड़ा मतलब जो बी ऑप्शन है वही सबसे बड़ा है। तो बी ऑप्शन 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, तो दिस इज द राइट सोल्यूशन। आपने वर्किंग की, और हमेशा दिमाग में रखिएगा ए की पावर एम और फिर देखो एन, इसमें और ए की पावर एम की पावर एन में बड़ा फर्क है। यहाँ पे ये दोनों घातें मल्टीप्लाइड होती हैं, यहाँ पर घात के ऊपर घात लगकर फिर बेस के ऊपर अप्लाई किया जाता है। इस प्रक्रिया को दिमाग में रखिएगा, गलत बिल्कुल ना हो, सही एकदम से हो। आपकी कोशिश यही हो, पेन कॉपी लेकर के वर्किंग करते रहिए, आराम से करते रहिए, गलती के चांस में ना रहिए। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपने दिया, एक अच्छा प्रश्न आपने कवर किया। दूसरे प्रश्न पर आप मेरे साथ बढ़ेंगे। दो कॉन्सेप्ट, दो थॉट इसमें मैं बताऊंगा। जो प्रश्न आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, जो कमेंट कर सकते हैं उत्तर देंगे। जैसे मान लो मैं आपसे एक चर्चा करूं कि पहले देखिए, पहली चर्चा मैं आपसे क्या कर रहा हूं, आप लोग प्लीज रिस्पॉन्सिबल होइएगा, प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। मैंने कहा अगर 24 भागे 12 भागे 6 है तो आप इसका मान क्या बताएंगे। कौन कौन बता रहा है मुझे कमेंट करके बताएं। 24 भागे 12 भागे 6 अगर लिखा तो इसका मान क्या है। इस पर हम जाने से पहले मैं आपको जो पूछ रहा हूं, जो आपसे, उसको बताइए। आप में से देखिए बहुत सारे लोग हमें कहेंगे सर उत्तर अलग अलग आएगा, मैं जानता हूं। बहुत सारे लोग 12 दूना 24, हाँ कैसे आप वर्किंग करेंगे, 6 दूना 12, 2 बारह में 24, क्या ऐसे ही देखिए उत्तर आ रहे हैं, 12 लगातार उत्तर आ रहा है। जो भी 12 बताए हैं पहले सोचे कि वर्किंग हो कैसे रही है। जैसे आप नंबर में जानते हैं, इसका देखिए प्रोसेस क्या होता है। 24/1 लिखा जा सकता है, भागे 12/1 लिखा जा सकता है, भागे 6/1 लिखा जा सकता है। और आपने पढ़ा होगा कि कभी भी अगर हम a बटा b को हम भाग करते हैं c बटा d से, तो भिन्न में कभी भाग नहीं होता है, भिन्न में सीधा सीधा गुणा होता है, वो भी देखिए ऐसे रेसिप्रोकल से। यही कॉन्सेप्ट यहां भी काम करेगा। अर्थात मैं लिखूंगा 24/1 गुणे 1/12 गुणे 1/6, तो 12 दूना 24, 2 तिया 6। अगर आप में से 1/3 हमें उत्तर बता रहे हैं तो इसका मान सही होगा। 1/3 राइट सोल्यूशन होना चाहिए इस वर्किंग के लिए। अर्थात ये समझ गए हैं, जब हमें मल्टीपल भाग दिखे तो जो हमारा पहला नंबर हो, जैसे आप इस प्रक्रिया को समझ गए हैं, अगर हमें मल्टीपल भाग दिखे तो जो हमारा पहला नंबर हो उसको एज इट इज उतारिए, डिवाइडेड बाई जो बाकी है 9.39 इंटू 0.001 है, आप लिख दीजिए। अब इस भाग को करना देखो कितना आसान है, वर्किंग से समझिएगा, प्रोसेस से समझिएगा, आपको स्पष्ट होता चला जाएगा कैसे किया जाएगा। ध्यान से देखता हूं, दिखाता हूं आपको। इसमें भी कुछ बातें जैसे भाग की, हमें दशमलव का उपयोग हमें समझ के आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे जैसे मान लो ये मान अगर देखा जाए तो बहुत छोटा है इनकी तुलना में। जैसे अगर ऐसे सोचो, कभी आपसे मैं कहूं भैया 25/5, तो आप कहोगे सर 5, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहूं 2.5 भागे 5, अब आप समझिए आप क्या करते हैं, कहते सर दशमलव हटाते हैं, यहाँ बढ़ाते हैं, हाँ
5 से ही भाग करते हैं 5 आता है। अभी देखिए, अब इसको अगर सोचा जाए तो 5 आएगा, लेकिन ये छोटा था। जब भी ऊपर छोटा हो और नीचे बड़ा हो, ये नीचे देखिए 2.5 था, नीचे था, तो आप इस उत्तर को तो एज इट इज कर दिए, सब जीरो रो बढ़ाने की कोशिश मत किया करिए, 5 5 25 करिए, बट यहां पर एक अगर दशमलव का अंक है तो एक शून्य बढ़ा दीजिए, उत्तर 50 हो जाता। उसी तरह से अगर मान लो लिखा होता 0.25 डिवाइडेड बाई अगर 5 होता, तब भी आता भैया 5, दशमलव 2 अंकों पर लग जाता। अगर मान लो 0.25 है और 0.5 है, तो आपको क्या करना पड़ता पता है, यहां पर 2 अंक है, यहां पर 1 अंक है, 2 और 1 का डिफरेंस 1 होता है, 5 5 25, 5 के आगे 1 जीरो बढ़ जाता। वर्किंग आसान है, बस इसको भी यही सेम टू सेम अप्लाई हमको करना पड़ेगा, जो मैंने यहां पर इस प्रश्न में देखा है। अगर आप इस प्रश्न को देख रहे हैं, जहां पर ऊपर लिखा है 0.939, नीचे है 9.39 इंटू 0.001, नंबर बहुत सिस्टमेटिक दिख रहा है, दशमलव भूल जाओ, दशमलव भूल जाओ, भूल गए। नीचे आप देख रहे हैं, अगर इसकी बात किया जाए तो यहाँ पर एक छोटा नंबर है, यहाँ पर बड़ा नंबर है, तो आपको क्या करना चाहिए, सीधा सीधा इससे काट देना चाहिए। काट दिया, काट दे करके आपको मिलेगा एक, एक बार जाएगा, एक से भाग देने पे कोई फर्क नहीं भैया। यहाँ पर 3 2 5 अंक पर दशमलव है, यहाँ पर 3 ही अंक पे दशमलव है, तो आपको क्या करना होगा, आप मुझे बता दीजिए। आप तुरंत का तुरंत यहाँ पर 2 शून्य बढ़ा दीजिए, एक के बाद डबल जीरो, तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। 100 करेक्ट उत्तर होगा, आप फटाफट लगा सकते हैं राइट सोल्यूशन। इस प्रश्न दूसरे के लिए 100 करेक्ट हल हो जाएगा, 100, ठीक। 100 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, आप लोग तुरंत देखिए और उत्तर बता दीजिए। ऐसे प्रश्न आराम से किए जा सकते हैं। आगे मैं बढ़ता हूं, देखिए दूसरे के बाद तीसरे पर आता हूं मैं। इसको देखिए प्रश्न क्या है और इसको कैसे हम लोग वर्किंग में लाएंगे, कैसे हम इसको समझाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पर देखिए लिखा है यक्स एक सम संख्या हो, यक्स क्या हो, एक सम संख्या हो, तो सम संख्या मतलब इवन नंबर, आप जानते हो सब लोग, इवन नंबर क्यों, जो क्या है 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो इसने हमसे पूछा और यन कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक मतलब 0 के बाद की कोई नंबर है, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह के नंबर जो इनफिनाइट तक लिखे जाए धनात्मक पूर्णांक है। इसने हमसे कहा x की पावर 4n में सदैव इकाई के स्थान पर 0 होगा, इकाई के स्थान पर 6 होगा, इकाई के स्थान पर 0 या 6 होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। कौन बता रहा बताइए हमें कमेंट करके, कितने लोग का उत्तर आ सकता है, फटाफट बताइए। इसने कहा x एक सम संख्या है, तो भैया सम है तो मतलब क्या हो सकता है, 0 की पावर 4n हो सकता है, 2 की पावर 4n हो सकता है, 4 की पावर 4n हो सकता है, 6 की पावर 4n हो सकता है और 8 की पावर 4n हो सकता है। क्यों, कंफर्म है? तो अगर 0 की पावर होगा तो अंत में 0 आएगा, अंत में क्या आएगा, 0। 2 की पावर अगर हम n की जगह 2 भी रख दें, तो अगर मान लो 2 की पावर 4 है तो अंत में 6 आएगा, 2 की पावर 4 अंत में क्या देगा, 6। 4 की पावर अगर मान लो यहां पर 2 रखा, 8 भी है, 8 या हम मान लो 1 रखते हैं, सपोज करिए हम n का मान कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो 2 की पावर 4 16 अंत में 6, 4 की पावर 4 2 56 अंत में 6, 6 की पावर चाहे जो होगा अंत में 6 होगा, 8 की पावर अगर 4 है तब भी अंत में 6 ही होगा। आपने देखा एक बात कि जब भी कभी अगर बेस एक नंबर है जो कि सम है और जो पावर है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ क्या है, 4 है, ये पैटर्न सोच लीजिएगा आप लोग। ऐसी हर दशा में जो इकाई का मान आएगा प्रोडक्ट में, या तो 0 आएगा या तो 6 आएगा, या तो 0 आएगा या तो 6 आएगा, जो कि कहां पर है बता दे, सी ऑप्शन में है। तो मैंने आपको बताया कि कभी भी ध्यान दीजिएगा जो मैंने बोला, बेस अगर इवन है मतलब सम है, और पावर अगर मल्टीपल ऑफ 4 है, प्लीज नोट दिस पॉइंट, बेस अगर सम है और पावर अगर मल्टीपल ऑफ 4 है मतलब 4 का गुणज है, तो हमेशा हर दशा में जो नंबर, जो रिजल्ट हमें मिलेगा, उस रिजल्ट के इकाई का मान या तो 0 होगा या तो 6 होगा। मैंने आपसे कहा भैया सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। तीसरा एक बढ़िया प्रश्न, आपने सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन लिख दिया है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपका रिस्पॉन्स देख करके। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी जो प्रतिक्रिया हो, जो आपकी वर्किंग हो, वो स्पीड में हो, तेजी से हो। तो तेजी से होने के लिए आपका जो एग्रेशन है कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए। इस प्रश्न को देखा जाए, क्या है बताइए, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर, जो कि क्या होती, 1 2 3 सो ऑन, आप जानते हैं इनफिनाइट तक, आपके सामने n एक प्राकृतिक संख्या, तो
9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n सदैव विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है बताइए, कौन बता रहे हैं? हाँ, अमित कह रहे सर आज बहुत शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं। अभी अंग्रेजी बोलता हूं मैं, अच्छी अच्छी अंग्रेजी जो स्टेटमेंट बनेंगे बोलूंगा, दिमाग से आएगा तो। हाँ? यन एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब ऊपर कोई ना कोई एक प्राकृतिक संख्या आएगी। जैसे मान लो अगर यन का मान हमने 1 रखा है तो 9 की पावर 2 होगा, 4 की पावर 2 होगा। कंफर्म है? फिर देखिए 9 की पावर 2 क्या होता है, 81 माइनस 16 होता है। 11 से 6 5 हो गया, 7 से 1 6 हो गया, 65 हुआ। 65 किससे विभाजित हो सकता है बताएं? 5 से भी और 13 से भी। तो मतलब जो रिजल्ट आएगा, वैसे अगर मान लो यन का मान आप 2 भी रखेंगे ना, तो भी जो मान आएगा वो 5 और 13 दोनों से सदैव विभाज्य होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा पता है? हमेशा यह नंबर 5 और 13 सदैव दोनों से विभाज्य होगा। मैंने कहा यन अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या है, इस फॉर्मेट में उसको रखा जाए 9 की पावर 2n minus 4 की पावर 2n, so this number will always be divisible by 5 and 13 both। 5 और 13 दोनों से विभाज्य होगा। आप लोग नोट कर सकते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर है। पॉइंट जरूर लिखते जाइएगा, जो मैं फैक्ट की तरह आपको बताते जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब वो प्रश्न आया जो आप सब कर सकते हैं। मैं आपकी स्पीड देखना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में तेजी देखना चाहता हूं। तो आप अगर सही सहमत है तो आप तेजी दिखाइए। क्या है इस प्रश्न का उत्तर बताएं? एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। पहली लाइन, अक्सर व्यापारी यही करते हैं। खास करके व्यापारी की बात छोड़ दे, जो कंपनियां जो होती हैं वो एमआरपी जो होती है, जो जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है उसको मैक्सिमम करके ही रखती है, बढ़ा के रखती है। तो 25% उसने दाम को बढ़ा दिया। अक्सर जो है व्यापारी कोई वस्तु पहले खरीदते हैं, उसके दाम को बढ़ाकर अंकित करते हैं, फिर छूट देकर बेचते हैं। जब हम जाते हैं वहां पे दुकान में खरीदने सामान, तो हमको कहा जाता है कि भैया हम आपको इतने प्रतिशत की छूट देकर बेचेंगे, ठीक है, इतने प्रतिशत छूट देकर बेचेंगे। अब आप देखो जैसे इस प्रश्न में क्या बोला है कि व्यापारी अपनी वस्तुओं को 25% बढ़ाकर अंकित करता है। आमतौर पर हम कहते हैं कि मान लो 100 में खरीदा, 25% बढ़ा दिया, 125 है। अब कोई ग्राहक गया और उसको उस वस्तु को खरीदना है, इसने कहा ग्राहक को अंकित मूल्य पर 4% की छूट दे देता है। भैया 4% अगर हम निकालेंगे इसका तो 1.25 समथिंग एक होगा, और उसको अगर हम 4 से गुणा कर देंगे तो 5 आएगा, मतलब 120 हो जाएगा। 100 से 120 मतलब 20% का लाभ। लेकिन हम ऐसे नहीं बताए हैं कभी भी आपको, हमने जो बताया उस प्रक्रिया को दिमाग में रखिए। यह अगर प्रोसेस समझा जाए तो कुछ ऐसे है कि पहले मैंने खरीदा, फिर मैंने दाम बढ़ाया, फिर हमने कम किया। इस पूरे प्रोसेस को आप सतत प्रोसेस कहते हैं, कंटिन्यूड कहते हैं। कंटिन्यूड कहते हैं, तो कंटिन्यूड की प्रक्रिया फॉलो करिए जैसा बताया जाता है। सुनिए कैसे, आप ऐसे करिएगा एग्जाम में, आपको मैंने अगर प्रतिशत पढ़ाया है तो उसमें हमेशा आपको कहा है कि कन्वर्जन फोकस करिएगा। जैसे 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4। बढ़ाना हुआ तो मतलब 4 बेस है, 4 में 1 बढ़ाकर 5 किया गया है, 4 में 1 बढ़ाकर 5, मतलब अगर 4 में खरीदा दुकानदार ने तो 5 बताया ग्राहक को, ठीक। फिर 4% की छूट दे दिया, मतलब 1/25 होता है अगर भिन्न में करेंगे तो। इसका अर्थ है अगर 25 बताया है, 1 कम करके 24 में बेचा है। 25 बताया है, 1 कम करके 24 में बेचा है। अब भैया देखो 25 चौके 100, ये हो गया बेसिक, और 24 पंचे 120। जब भी कभी बेस 100 हो और जितना बढ़ेगा उतना ही लाभ है, सीधा सीधा। अगर यहाँ पे बेस कुछ और होता तो हम इस डिफरेंस को देखते और प्रतिशत निकालते। इस प्रश्न का हल हमारा सी ऑप्शन है, 20% राइट सोल्यूशन है। आप लोग आराम से बता सकते हैं, पांचवें प्रश्न का सही हल है 20% लाभ, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। आप सभी लोग प्लीज नोट डाउन कर ले और सहमति दिखाए। क्या आप सहमत हैं? क्या आप समझ गए? बाबा गोरखपुर वाले सर कुछ पूछ रहे हैं, सर शून्य भी सम होगा? शून्य भी सम होता है भाई, हमेशा मैंने इसको बताया है। शून्य भी एक सम संख्या होती है। 0 2 4 6 8 इज एंडेड विथ एनी नंबर इज कॉल्ड एन इवन नंबर। तो 0 को भी आप सम ही मानकर चलिएगा, ठीक है। ये प्रोसेस मैंने खूब नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन में पढ़ाया है, अच्छे से बताया, और आप भी सहमत होंगे इस बात को लेकर। आप इसका उत्तर तो बता ही दीजिए सभी लोग, क्या हमसे मेहनत करवाएंगे? ठीक, आप मुझे बताइए, क्या सहमत हैं आप लोग? अच्छा, बाबा गोरखपुर वाले मतलब हम थोड़ा सेंस बताइए आप लोग, लॉजिक, इसका अर्थ क्या है जानना चाहता हूं, बताएं। निम्नलिखित को सरल करो। देखिए क्या दिया है,
2 की पावर 55 है, 2 की पावर 60 है, माइनस 2 की पावर 97 है, गुणे 2 की पावर 18 है। क्लियर? अब आप बताइए। हाँ, तो अभी इसमें अगर हम सोचे तो बेसेस सेम है, तो हम एक बेस पर पावर को ऐड कर देते हैं। 55 और 60 मिलकर 115 हो गया, माइनस अगर हम इस पर भी बेस मान ले सेम है, दोनों को जोड़ दे तब भी 115 हो गया। एक 2 की पावर 115 से 2 की पावर 115 मतलब ए है, सेम से सेम घटकर शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। पहला ऑप्शन है ना, सही है, सही उत्तर है। ए से मतलब ए ऑप्शन। आप सिंपल सी बात है, अगर सेम टू सेम घट रहा है तो जाहिर सी बात वैल्यू कितनी हो गई? शून्य हो गई। तो छठे प्रश्न का हल है शून्य, और जो है ऑप्शन ए में अवेलेबल। अब हम पहुंचते हैं सातवें पर। देखिए, ऐसा प्रश्न आपने अभी एक नंबर डिस्कस किया था, मैं चाहता हूं इस प्रश्न का भी हल आप लोग बताएं, और कुछ प्रश्नों पर मैं चाहूंगा कि आपकी प्रतिक्रिया जरूर आए। वैसे आनी सब पर चाहिए, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया कुछ प्रश्नों पर तो बिल्कुल आनी चाहिए। कभी भी कोई भिन्न हो, कितना भी क्रिटिकल आपको दिख रहा हो, ऊपर नीचे अगर दशमलव के अंक सेम है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो भी खास करके तब जब नीचे एक है, खास करके तब जब नीचे एक है तो भाई कुछ करने की जरूरत है नहीं, सीधा 5 5 5 5 5। अब देखिए, इसमें किसी को जरूरत नहीं थी, मुझे लग रहा है कितनी बार यही काउंट करना, गलती से इधर उधर मत कर दीजिएगा। 5 बार। बी ऑप्शन हम लगा रहे हैं, और बी ऑप्शन आप लोग सहमति भी दे दीजिए। बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट हल माना जाएगा। प्लीज सभी लोग नोट करिए, लॉक करिए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। बहुत बढ़िया, लगातार देखिए रिस्पॉन्स आया, और अच्छा लगा ऐसा रिस्पॉन्स आपका देख करके। आठवें में भी आपका रिस्पॉन्स बहुत तेजी के साथ बनना चाहिए। श्रेणी है फिलहाल, रवि सर ऐसी श्रेणियां बहुत पढ़ाते हैं रीजनिंग में। आप सभी लोग जो है इसका उत्तर बता दें, ठीक है? एकदम निश्चिंत रहिए। मैं एक चीज बता दूं, कोई हवाई डिस्कशन नहीं करना है, आप में से कोई कंफ्यूज ना हो। जो चीजें बताई जा रही जेन्युइन और इफेक्टिव बताई जाएंगी, और किसी भी हालत में कहीं से भी कहीं बिल्कुल आपको कहीं डिफेक्ट नहीं दिखेगा। ना तो अभी आपको लेवल अप दिखेगा ना डाउन दिखेगा, बैलेंस दिखेगा परीक्षा में जब आप परीक्षा देने जाएंगे। इस बात को अभी से नोट कर लीजिएगा, यहीं से पॉइंट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? 3 है, 9 है, बस केवल इतना करिएगा। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आप हम पर फेथ करते हैं, भरोसा करते हैं, तो आप मेरे से पढ़िए बस, ठीक है? आप पढ़िए, आपको एहसास होगा परीक्षा देने के बाद। भाई ये क्या है? 3 की पावर 1 है, ये क्या है? 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है। पांचवा जब पूछा है तो 3 की पावर 5 होना चाहिए, क्योंकि बीच में 3 की पावर 4 भी होगा। 3 की पावर 5 होगा 243। क्या होगा? 243। राइट सोल्यूशन 243। आठवें प्रश्न का करेक्ट हल आपके सामने है, बी ऑप्शन। आप सभी लोग लगाकर अगले प्रश्न पर मेरे साथ बढ़ चलो, 9वें पर। आइए इस प्रश्न का हल किया जाए। कौन कौन बता रहा है हमें इस प्रश्न का हल? मैं चाहूंगा कि उत्तर दें आप सभी लोग। देखिए ध्यान से, एक स्कूटर स्कूटर है, और दूसरा क्या है? मोपेड। अच्छा, इनमें फर्क कुछ होता है क्या? मोपेड और स्कूटर में पता नहीं कैसा फर्क है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप लोग जानते होंगे। स्कूटर है और मोपेड है कि मूल्यों का अनुपात 9:5। हाँ, 9:5। स्कूटर और मूल्य, हाँ पांचवा पूछा था ना, बताया तो था 243, सही है। 3 की पावर 5 आता भाई, 3 तक तो दिया ही था, चौथा फिर पांचवा तो सही था। उत्तर आ रहा सभी का। तो ये स्कूटर है और एक मोपेड है, इनके मूल्यों में 9, मतलब स्कूटर महंगा है, मोपेड सस्ती है। यदि स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 रुपए ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 4200। तो मतलब उनके दामों में अंतर है, तो अनुपातिक मानों में भी अंतर होगा। 9 और 5 का अंतर अनुपातिक रूप से बताएं क्या है? 4 है। 4 की तुलना भैया किससे कर दो? 4200 से कर दो, 4200। किसका दाम पूछा है? मोपेड का। मोपेड का अनुपातिक मान क्या है? 5 है। ये देखो, 4 से डिवाइड करें, 4 1 के 4, 4 पंचे 20, गलती मत करिएगा, 5 से इसको कैंसिल, 5 शून्य शून्य, 5 पचे 25 शून्य, 5 1 के 5, 5 2 5 0 कहां पर है? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन लगा दीजिए। 9वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन है 5250 इज द करेक्ट आंसर। यस, सही उत्तर है। आप सभी लोग एकदम से आंसर को लॉक करिए और आगे बढ़ चलिए। ये हुआ स्कूटर और मोपेड का दाम, ये 5250 में मिलती है। साइकिल शायद मुझे मिलती है हरकुलिस और ये सब जो A1 साइकिलें आती है, बचपन में हम लोग खरीदते थे। बचपन में क्या अभी भी खरीदते हैं। साइकिल जो है बहुत ही ऐसा वाहन है जो वास्तव में जरूरत है जिसकी। आइए इसकी बात किया जाए। अगला प्रश्न हमारे सामने है जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। इसको देखिए, एक बढ़िया प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर अवेलेबल है, अभी आप देख पाएंगे।
एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी अगर हो जाती है तो एक व्यक्ति 225 रुपए में उस वस्तु को 25 किलोग्राम अधिक खरीद पाता है। जैसे आप मार्केट गए यहाँ पर, तो वहां पे आपने सपोज करिए कुछ सामान परचेज करने का सोचा, आपके दिमाग में कुछ बजट था, आपने सोचा था कि इतने ही पैसे का सारा सामान मिलेगा, पता चले कि मार्केट में पहुंचने पर वो रेट 10% घट गया। ये तो खुशी की बात है। 10% घटा तो तुरंत ही आपने कहा पैसे नहीं बचाऊंगा, सामान खरीद के आऊंगा। आपको सामान की बड़ी इच्छा थी, तो आपने उतने ही पैसे में जितने में पहले कम सामान खरीदते थे, अभी 25 किलोग्राम ज्यादा खरीद पर आएंगे। तदनुसार उस वस्तु का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था, स्टार्टिंग में इनिशियली क्या था। आपको एक चीज पता है, अगर कभी हम मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हाउ द टोटल कॉस्ट विल डिसाइड, कैसे टोटल कॉस्ट निर्धारित करते हैं। टोटल कॉस्ट निर्धारित करने के लिए संख्या मतलब कितना सामान खरीदते हैं, गुणे रेट मतलब दर, मतलब कोई ऐसे मान लो आप पैंट शर्ट खरीद रहे हैं, तो कितनी शर्ट और एक शर्ट का रेट क्या है, गुणा करते हैं। कभी जरूरत पड़ी, अगर टोटल कॉस्ट दिया है, संख्या दर पता है, तो संख्या बता सकते हैं। जैसे मान लो हमने पेन खरीदी 100 रुपए में, ठीक है, हमसे पूछा गया कि भैया कितनी पेन खरीदी, अगर एक पेन का दाम 20 रुपए है तो 5 पेन खरीदी। मैं यही बताना चाहता था, तो हम लिखेंगे दर, हम लिखेंगे संख्या या दाम। दर लिखेंगे, दर मतलब रेट बेसिकली, और यहां पर हम मात्रा लिखेंगे। अब मात्रा और दर का उपयोग कैसे किया जाएगा समझने की प्लीज कोशिश करिएगा। 10% रेट घटा है, इसका अर्थ है 1/10। इनका कहना यह है कि अगर पहले रेट 10 होता था तभी रेट घटकर 9 हो गया, मतलब पहले ओरिजिनली रेट अगर 10 था तो न्यू रेट आपका 9 हो गया है। आप मुझे बताइए, अगर आपके पास 225 रुपए है और कोई सामान 10 रुपए के भाव से मिलता है, तो आप कितना सामान खरीद के लाएंगे, प्लीज बताइए सभी लोग। सर कहेंगे 10 से भाग कर दीजिए, 22.5 किलोग्राम हम पहले खरीद पाते थे। अगर 10 का भाव था तो 225 रुपए में 22.5 किलोग्राम सामान आप खरीद कर लाते थे। एकदम क्लियर है। अभी रेट 9 हो गया, अब उसी 225 को 9 से भाग करिए, 9 दूना 18, 9 पचे 45, अब हम 25 किलोग्राम खरीद के लाएंगे। क्या फर्क है दोनों के रेट में, दोनों के सामानों के वजन में? 2.5 किलोग्राम का। भैया 2.5 किलोग्राम का वजन है, फर्क है। 2.5 किलोग्राम ज्यादा मिल रहा है, अभी 2.5 किलोग्राम ज्यादा मिल रहा है। मैं कहूंगा कि हमें 25 जो किलोग्राम ज्यादा मिलता था, उसकी तुलना आप अगर 2.5 से करिए, तो ओरिजिनली हमारा रेट अगर 10 था, मतलब जो 25 था, इसके हिसाब से यदि 2.5 था, तो हमारा जो 10 था एक्चुअली रेट, वो कितना हो जाएगा। आप इसको इससे गुणा कर दे, 25/25, 1 रुपए प्रति किलोग्राम। 1 रुपए प्रति किलोग्राम हमारा रेट था ओरिजिनली, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 1 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से मिलता था, आज की डेट में वह 10% घट गया, इस वजह से 225 रुपए में हमने 25 किलोग्राम ज्यादा सामान खरीद लिया था। आप मेरी बात से सहमत हो गए होंगे, आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। आप में से अक्सर लोगों ने हमें सहमति दिखाई है और मुझे बड़ी खुशी और अच्छा लग रहा है देख के रिस्पॉन्स आपका। क्यों ना हो, ठीक है, क्यों ना हो, अच्छा तो लगेगा ही अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छी प्रतिक्रिया करते हैं। कि अब देखो 11 नंबर आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 प्रकार के समीकरण निश्चित तौर पे आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। 2 पदों पे आधारित रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण के प्रश्न एक एक आएंगे। कैलकुलेशन ओरिएंटेड बहुत कम होते हैं, ज्यादातर नेचर ओरिएंटेड आते हैं। जैसे 2 पदों पे आधारित रैखिक समीकरण की बात मैं करूं, 2 पदों पर आधारित रैखिक समीकरण, जैसे हम लोग कभी 8th क्लास में रहे होंगे तो आपको याद होगा कि कभी कभी ऐसी कोई स्थिति बनती थी जो हम 2 पदों से भी कर सकते थे और द्विघात से भी कर सकते थे। अगर मान लो 2 पदों पे आधारित रैखिक समीकरण की हम जनरल बात करें, तो हम जानते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहां पर x y अननोन है, जिनके लिए समीकरण बनाया जा रहा है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 रियल नंबर्स है। इनका हल का नेचर जो बनता है, इनके सोल्यूशन की जो बात अगर हम लोग करते हैं, तो सोल्यूशन की 3 स्थितियां बनती है। एक तो होता हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है। ध्यान से देखिए कब नहीं होता है, जब a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 है बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इस स्थिति में मैंने कहा हल संभव नहीं है। अच्छा, हल अगर संभव है, हल संभव की 2 स्थिति बनती है। एक होता है अद्वितीय हल संभव है,
अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक सोल्यूशन, बहुत शुद्ध नहीं बोल करके मैं बताता हूं। यूनिक सोल्यूशन मतलब ओनली वन पेयर ऑफ द एक्स एंड वाई दैट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ दीज टू इक्वेशन। सो इट इज कॉल्ड a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1। अगर इस फॉर्मेट में आपको चीजें मिले तो आप क्या देना कि दिस इक्वेशन हैव ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन पेयर ऑफ x एंड y इज कैपेबल टू सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। दूसरी बात, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मतलब अनंत हल। अनंत हल होते हैं तब, मतलब बहुत सारे ऐसे पेयर बन सकते हैं एक्स वाई के जो कि हल सेटिस्फाई करेंगे। a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। ये है पूरा पैटर्न। आप इसको प्लीज अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बहुत सारे लोग परेशान हो गए होंगे सर इतना क्यों, मैं समझा रहा हूं तो ये सब चीजें आप पॉइंट कर लीजिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है आपके लिए। तभी हमने देखा के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। नहीं है तो नहीं के लिए मैंने बताया a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान। अच्छा, इसी में एक तर्क और हो सकता था। इसने कहा कि किस मान के लिए हल नहीं है, मतलब वो मान आपको फाइंड करना है। कभी कभी होता कौन सा मान नहीं होगा, तो दो स्थिति बनती। अब जैसे अगर समीकरण को सोचें तो यहां पर हम देख रहे थे 3x प्लस वाई बराबर 1 है और 2k माइनस 1x है प्लस k माइनस 1 y बराबर 2k प्लस 1 है। अगर पूरे पैटर्न की बात किया जाए, लिखने की जरूरत हमें पूरा नहीं है, हमें क्योंकि k का मान निकालना, k दोनों में अवेलेबल है, यही दोनों लेकर चले चलिए, आपका काम हो जाएगा। लिखिए a की जगह a1 की जगह 3 बटा 2k माइनस 1, हाँ, बराबर इसकी जगह कोफिशिएंट y का 1 है, 1 अपान k माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको इधर कर दे, इसको इधर, तो 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1, इसको इधर कर दे k बराबर प्लस 2। तो प्लस 2 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा जो आपको बी ऑप्शन में दिया है। कितने लोगों ने उत्तर बता दिया था? सभी ने यहाँ पर प्रश्न का सही हल बताया है। 11वां प्रश्न आपका डन हो चुका है, क्लियर है। आगे बढ़ता हूं, 11वें के बाद हम आते हैं 12वें पर। 12वां, मैंने कल आपसे कहा था कि हम पाई चार्ट आज लाएंगे। पाई चार्ट का एक प्रश्न, शुरुआत आज पाई चार्ट की मैं कर दे रहा हूं। आगे के सेशन में पाई चार्ट का स्वरूप बढ़ता जाएगा, इसके तर्क बढ़ते जाएंगे, प्रश्नों का तरीका बढ़ता जाएगा। अब आपको पाई चार्ट का एक प्रश्न मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम कहते हैं कि अगर हम एक पर्सन हैं तो हम अपनी पूरी आय को सदैव 100% मानते हैं और 100% को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग मदों में, अलग अलग खर्चों में। यही चीज अगर सर्कुलर प्रेजेंटेशन इसका होता है तो उसी को 360 डिग्री मानना होता है। ठीक है, जो 100% है भाई वो आपका 360 डिग्री यहां पर होता है। फिर अपनी अलग अलग जरूरतों को भोजन में, वस्त्र में, आवास में, शिक्षा में, यातायात में, अन्य में आप सेक्टर वाइज डिवाइड कर देते हैं। जैसे प्रतिशत में क्या करते हैं, मान गुणे 100 बटे टोटल, यही करते हैं ना। उसी प्रकार से इसमें भी होता है, आप सेक्टर एंगल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके फिगर को प्लॉट करते हैं। इसमें जो जो लिखा है वही सब कुछ है। नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। वर्ष 2015 में एक परिवार का विभिन्न मदों में किया गया खर्च हमको दिया गया है इस तरह के एक पाई चार्ट के माध्यम से। अब पहले प्रश्न से हम इसकी बात करें तो पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर विजिबल होगा और पूरी लाइनें आपको दिख रही होंगी। पढ़िए सभी लोग। यदि कुल खर्च इस सभी खर्च को ही बताया गया है, ये पूरा सब खर्च ही है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो पूरा खर्च दिया है 46,000 था। तो वस्त्रों और आवास पर भी, अब वस्त्र के पास जाओ, आवास के पास जाओ, जोड़ दीजिए तो 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री जनरली 1/4 होता है। जैसे हम ऐसे लिखते हैं ज्यादातर 90 बटा 360 ना। जैसे प्रतिशत में प्रतिशत को भिन्न में लिखने के लिए क्या करते हैं, उतना बटा 100। उसी क्रम में सेक्टर एंगल को अगर हम लोग भिन्न में लिखना चाहते हैं तो हम बटा 360 कर देते हैं। गुणे टोटल कितना था बताएं, 46,000। 46,000 तो भैया 1/4 है, 4 से इसको भाग करें, 4 1 के 4, 4 1 के 4, 4 5 20, 00, 11,500। पहला ऑप्शन 11,500 आप क्लिक कर दीजिए। 11,500 12वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आपने यहां पर क्लिक किया। 13वें पर आ जाइए। 13वां नंबर क्या है, देखिए ध्यान से। ये है आवास पर किए गए कुल खर्च। आवास के पास चलते हैं। आवास क्या है, 54 डिग्री। ठीक, और शिक्षा बगल में ही है, 43.2 डिग्री पर किए गए कुल खर्च। और देखिए क्या लिखा, आवास पर किए गए कुल खर्च और शिक्षा पर किए गए कुल खर्च, ये 2 बार इसने रिपीट कर दिया है, का अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात निकालना है।
तो अगर यहाँ दशमलव हटा रहे हैं तो एक शून्य यहाँ बढ़ा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 540 और ये हो जाएगा 432। कंफर्म है? अब अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर लें, डिवाइड कर देते हैं, मान लीजिए मैंने कहा 9 से करता हूं, 9 छंग चौवन 0, 9 चौके 36, 9 अठे 72 ना, 9 चौके 36, 36 7 43, 9 अठे 72, ठीक है। फिर देखिए 4 15 हम में हो गया और 4 12 हम में हो गया, 3 5 15, 3 चौके 12, 5 4 का अनुपात है, 5 4 का अनुपात कितना हो गया भाई? 5 और 4 का अनुपात है। 13वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपके सामने है। सभी ने देखिए डी ऑप्शन हमें लगा के दिखाया। मैं देख रहा हूं आपके रिस्पांस को, पंकज, अंकिता, शिवम, अजय, यही चाहिए हमें। प्लीज आप मेरे से पहले अगर करने की कोशिश करो तो मुझे बड़ा अच्छा लगे और देखने पे थोड़ा संतुष्टि हो, दिमाग में आए। जैसे अब इसका तो मुझे लग रहा है कि मेरे से बताने से पहले ही आपको सभी लोग को क्लिक कर देना चाहिए। पाई आरेख से पता चलता है कि सर्वाधिक खर्च करने वाली मद क्या है। हमारे इस अगर व्यक्ति की बात की है जिसके बारे में बोला, सबसे ज्यादा पर्सन कहाँ खर्च करता है? प्लीज बताइए आप सभी लोग, कहाँ पे बताइए? सबसे ज्यादा भोजन पर। हर इंसान पहले खाने को समझता है। हाँ, कहते हैं पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा, यही तो लाइन है यार। भोजन सबसे पहले खाते हैं, फिर उसके बाद कुछ करते हैं। तो जाहिर सी बात है सुबह का नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा नाश्ता करिए, रोटी खाइए और कोई अच्छी सब्जी खाइए बिना मसाले की। ब्रेड एड के चक्कर में बहुत मत पड़ा करिए, चाय मत पीजिए। सुबह की बात बता रहा हूं मैं। 14वें प्रश्न का सही उत्तर भोजन है। तो भोजन में इंसान सबसे ज्यादा खर्च करता है। और नहीं खाया तो कुछ लोग तो कहते हैं न खाया तो क्या जिया फिर। खाने के लिए तो जी रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको छोड़िए, जोक सलपाट की बात है। तो अब यहाँ पर पेट पूजा हमने कर दी है। अगले प्रश्न की बात करें, चुनाव लड़ा जाए। चुनाव पे हम लोग यहाँ पर की बात करते हैं चुनाव की। देखिए कोई भी चुनाव होता है, फिलहाल हम चुनाव के प्रश्न को अभी नहीं पढ़े, लेकिन जनरली इतनी बात तो जानते हैं, चुनाव खास करके तब जब लोकसभा, विधानसभा, बड़े स्तर का चुनाव होता है, उस दौरान होता क्या है कि हम जानते हैं कि सारे मत नहीं पड़ते हैं। भाई होते ही नहीं, लोग घर पे कमाने गए होते हैं तो कहां पड़ते हैं मत। तो कुछ मत पड़ते हैं बहुत, जैसे कभी 60% वोटिंग हो गई ना तो कहते हैं कि जो है बहुत मत पड़ गया, ठीक है। अब कहा गया कि चुनाव में कुल मत जो है, कुल मत अगर हम सोचे तो 100% है। इसमें से होता क्या है, कुछ नहीं पढ़ते हैं। जो नहीं पढ़े तो हमारी काउंटिंग कहां से होगी? पढ़े से होगी। जो पढ़े हैं, पढ़े में भी कुछ अवैध हो जाते हैं तो हमारी काउंटिंग कहां से होगी? वैध से होगी। इतने लेवल का स्ट्रक्चर क्रिएट किया सकता है। हम लोग को जो है इस प्रश्न को बड़े ध्यान से देखना है और इस चीज को निर्धारित कर। अच्छा एक चीज और है, जीत हार किस में होती है? जीत हार दो व्यक्तियों में होती है जनरली, बाकी तो सब ऐसे ही होते हैं, बाकी सब एक तरह से लड़ते हैं। लेकिन जीत हार दो ही लोग का नाम मेंशन किया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। ये लड़े थे, ये जीते हैं, और उनका जो उनके साथ जो डिफीट किए हैं, हालांकि बाकी सब बाद में कहते हैं अरे मैं तो लड़ा था उस साल की विधायकी, याद है आपको? नहीं। तो हम कह रहे नहीं याद है हमको, वही दो लोग के बारे में जानकारी है जिसमें एक जीता है दूसरा हारा है, ठीक है। उसमें भी स्थिति होती है कि जो 50% से अधिक पाता है, जहां से भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जहां से बंटवारा हो रहा है, वही जीता माना जाता है। जैसे दो प्रत्याशियों का चुनाव था एक ग्रामीण चुनाव में, 10% मत अमान्य घोषित हो गए, 10 पड़े तो बेकार हो गए। जो एक प्रत्याशी है उसने कुल मान्य मतों का, ध्यान देना, 62% मत प्राप्त किया और 21,600 मतों से विजयी हो गया। ग्रामीण चुनाव में कुल मतों की संख्या हमको बतानी है। कितने लोग बता रहे हैं? 1,00,000 मत। वेरी गुड, ये रिस्पॉन्स है आपके। देखिए बहुत सारे लोग हमें बता रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हमें जनरल तरीके से हम ऐसे करते हैं, 100% कुल मानते हैं टोटल, लेकिन हम ऐसे कराएंगे नहीं। 100 में हम डिस्ट्रीब्यूट 10% को अमान्य कह देते हैं। क्या कह दिया? अमान्य। तो 90% हमारा मान्य है। इस मान्य में एक पाया 68, तो दूसरा पाएगा 32। भाई ए है, दूसरा बी है, दोनों के बीच जो फर्क होता है वही हार जीत का कारण होता है। भाई आप इसको अब 100 मान लिया करिए, डिस्ट्रीब्यूशन अगर उसमें परसेंटेज के हिसाब से हो रहा, कोई ये मत सोचे कि 90 में सर 68 निकाल दे तो 32 कहां से आएगा। भाई इसको हम टोटल मानेंगे अब 100, ठीक है, बचा हुआ 100 है। तो कहने का सेंस हुआ इसका 68 अगर है तो इसका 32 अगला पाया होगा। दोनों में फर्क है 8 से 2। देखिए यहां पर अगर हम 68 है तो अगला, सॉरी 62 है यार, 62 है तो 38 होगा। हम कहा इतनी, 12 से 8 4 हो गया, 5 से 3 2, 24% का फर्क है हार जीत का। 24% का फर्क है हार जीत का, और वही 21,600 के बराबर है। 100% निकाल, जैसे इसका मान 21,600 है तो 100% का मान क्या होगा? अब आप इससे अगर हम कैंसिल कर लें इसको, देखिए हम लोग यहां पर डिवाइड करके चाहें तो कर सकते हैं। जैसे
6 चौके 24, देखिए 6 तरीक 18, 6 चाके 36, 0 0। और यहां से अगर हम लोग इसकी बात कर दें, यहां पर देखो 6 चौके 24 हुआ, 6 तरीक 18, 6 चाके 36 हो गया, 4 9 36, इससे 7 मल्टीप्लाई कर दें 34 होगा क्या? 12 से 8 4 हो गया, 5 से 3 2, 24% सही तो है। ठीक है, 24% है और 100% हम निकालने चाहते हैं। फिलहाल हम ऐसे देखिए, इस प्रक्रिया को दिमाग में ना रख करके मैं जो आपको बता रहा हूं उस पर फोकस करिएगा, वही हमेशा काम होता है। 24% ही है। हाँ, मैं समझ रहा था। देखिए, हमको जो करना है मैं आपको समझाता हूं, उसका 100% मतलब 90 आता, समझ रहे ना, फिर उसका 1 लाख होता। तो ये प्रक्रिया देखो, अभी जैसे हमने किया 24% हमने कितने के बराबर कर दिया था? 21600। अगर हम इसका 100% निकालते तो कहां पड़ते? मान्य केवल मिलते, वो भी 90,000। अभी उसका भी टोटल हमें 1 लाख करना पड़ता। तो इस तरह से ना करके जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत स्वरूप को दर्शाएगी। वो भी कैसे? पहले 10% अमान्य हो गए, क्या होता है? 1/10। ध्यान से देखिएगा, मतलब अगर 10 ओंठ पड़े तो 9 ही उसमें माने जाएंगे। 10 ओंठ पड़े तो एक खराब है, 9 ही उसमें माने जाएंगे। एक को मिला अगर 62% जो जीता है, तो अगला पाया 38% जो हारा है। दोनों में फर्क कितने का है? 24%। समझिएगा, दोनों में फर्क कितने का है? 24%। तो 24% को अगर हम भिन्न में लिखें तो 24/100 है, 4 छंग 24 है, 4 25 है, मतलब 25 वोट में 6 है जीत हार। यहां चेक कर लिया करिए क्या बताया है, इतने की वजह से जीत हार हुई है। अब इसका मान हमको दिया है 21600, इसका मान भैया हमको फाइंड करना है। आइए कर दिया जाए। 6 9 54, अगर हम इसके साथ सीधा सोचे 54, 54 से इसको डिवाइड कर दें तो आपको पता है कि 54 कितनी बार? 400 बार हो जाएगा। 250 हो गया, 250 को 400 से गुणा कर दीजिए, आपको यहां पर 1 लाख प्राप्त हो जाएगा। मतलब टोटल मत कितना में हो जाएगा? 1 लाख। तो यही इस प्रश्न का हल है जो बी ऑप्शन में आपको दिया है। एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, 10% अमान्य है, मतलब 10 में एक मत आपका अमान्य है, 9 आपका मान्य है। अब मान्य में जिसको मिला 62 तो अगले को मिलेगा 38। हार जीत का अंतर ये 24 है। 24% 6/25 होता है। कहने का मतलब 25 में 6 वोट हमारा हार जीत का कारण है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन 54 है, इसका मान इतना टोटल दिया गया है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो कि 250 है, उसका मान क्या होगा? आपने कहा सर 1 लाख। यही सही है, मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कंफर्म हो गया, इस प्रश्न का उत्तर 1 लाख है। सहमत तो बहुत सारे लोग हैं, समझ में आया कि नहीं ये मुझे बता दें। कंफर्म है? क्लियर है? नेक्स्ट पर चला जाए। 15 डन है, 15वां कंप्लीट हो चुका है। अब अगले प्रश्न पर आ जाइए जो कोई 16वां है, आज के सेशन का 16वां है। ये भी एक अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए अगर संभव है तो। दो खिलौने, समझिए, दो खिलौने प्रति रुपए 504 में बेचे जाते, अर्थात इस लाइन का सेंस ये है, दो खिलौनों का दो खिलौनों का विक्रय मूल्य समान है। अब 504 से मतलब नहीं है, दो खिलौनों का विक्रय मूल्य समान है। दो खिलौने प्रति खिलौने 504 में बेचे जाते हैं। एक खिलौने पर विक्रेता को 12% का लाभ होता है तथा दूसरे पर 4% की हानि होती है। दूसरे पर 4% की हानि होती है। दोनों खिलौनों को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? कोई बता सकता है क्या? बताइए। इस प्रश्न का उत्तर कितने लोग सहमत हैं, कितने लोग मतलब कंफर्टेबल हैं जो बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो प्लीज बताएं। नहीं, कुछ लोग, आसना जी बता रहे हैं हाँ ए ऑप्शन, दिवाकर और बताइए डी ऑप्शन, जिसान, रितेश यस, सोलवे का ए डी, इस तरह से रिस्पॉन्स आया है। मैं समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। हमने कभी इस तरह का प्रश्न बनाया तो आप ध्यान देना कि सतत नहीं लगेगा। कोई लोग सोचे सतत लगा दे तो लिख लीजिए सतत नहीं लगेगा, ठीक है? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य पर नहीं है, विक्रय मूल्य पर है और दो के विक्रय मूल्य समान है। इसके लिए प्रक्रिया मैंने क्लास में ऐसे बताई कि यहां लिखिए क्रय मूल्य, यहां लिखिए विक्रय मूल्य। पहले पर 12% का लाभ है। 12% क्या होता है? 4 तिया 12, 4 25 में, मतलब सेंस ए है, यहां लिखूंगा तो अभी जगह नहीं बनेगा। सेंस ए है 12%, मतलब क्या हो गया? यहां कहीं लिख दीजिए 3/25। सेंस ए है कि जो सामान 25 में खरीदा गया था 28 में बेचा जा रहा है।
दूसरे पर 4% की हानि है। 4% मतलब 1/25। कहने का सेंस है जो सामान 25 में खरीदा गया था 24 में बेचा जा रहा है, लाभ पर और हानि पर। लाइन देखने से समझ में आ रहा है, लिखा भी है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। क्या समान दिख रहा है? नहीं। समान बना दो भाई। बनाने के लिए मैंने इसमें 6 से गुणा किया, इसमें 8 से किया, ये भी 168 हो गया, ये भी 168 हो गया। अब देखो विक्रय मूल्य क्या हो गया? समान हो गया। लेकिन भैया आपने इसमें 6 से किया तो कह रहा हमको क्यों भूल रहे, हमको भी करो। ये कह रहा हमको इसमें 7 से किया था तो मेरे को भी 7 से करो, तो ये आपका 150 हो गया और 175 हो गया। दोनों का क्रय मूल्य जोड़िए तो 325 हो गया। दोनों का विक्रय मूल्य जोड़िए 336 हो गया। 325 दोनों को खरीदा गया है, 336 में बेचा गया है। कितने का फर्क बताएं? 11 का। 11 गुणे 100 बटा आप करो 325। आप इसको हल कर डालिए। 5 से या 5 से 5 छंग 30 होता है, ठीक है। 5 पचे 25 होता है, 5 भी सामने होता है। 5 13 बार 5 चौके 20, 44/13 हो गया। 13 तिया 39, 5 44, 3 सही 5/13% का लाभ है, जो कि आपको पहले ऑप्शन में दिया है। ये इस प्रश्न का सही हल है। बहुत सारे लोग इस प्रश्न में गलती करते, खास करके तब जब यहीं पर एक ऑप्शन दिया होता 12-4, ऐसे होता ना, जो सतत वाला नियम लग जाता है। तो सतत वाला नियम लगा के अगर एक ऑप्शन दे दिया जाए ना, तो अक्सर लोग गलती करके आएंगे। इस प्रश्न का सही हल पहला ऑप्शन है, 3 सही 5/13% का लाभ है। और यह प्रक्रिया इस प्रश्न को हल करने की सबसे आसान और सबसे सटीक है। गलती बिल्कुल ना करिए, ऐसे प्रश्नों को करके आइए। 504 का कोई रोल नहीं था। आइए स्टैटिस्टिक्स का एक प्रश्न देखा जाए, सांख्यिकी का। कुछ आंकड़े दिए गए हैं, वर्ग है, बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी जिसको आप लोग कहते हैं। बारंबारता लिख देता हूं मैं, बारंबारता है। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। बारंबारता है देखिए, 4 है, 6 है, 5 है, 8 है, 3 है। हमको निकालना क्या है? माध्यिका, मीडियन। तो भैया मीडियन निकालने के लिए पहला हमारा दिमाग यहां चलना चाहिए कि कहीं ये डेटा रैंडम तो नहीं है। नहीं, ये असेंडिंग में है। देखिए छोटे से बड़ा, ये सही है। अगर ये ना होता तो हम पहले इसको सेट करते। अब सेट करने के बाद एक और बारंबारता होती है जिसको कहते हैं संचयी। संचयी बारंबारता हम निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकाली कैसे जाती है? पहले में तो एज इट इज लिख दीजिए। 6 4 जोड़िए 10 हुआ, 10 5 15 हुआ, 15 8 23 हुआ, 23 3 26 हुआ। अब आप अगर इनको जोड़ेंगे तो 26 ही आएगा, जोड़ के देख लीजिए चाहे तो। अब आपका जो यन है, सम है, वो 26 है और ये सम है। आप अगर माध्यिका निकालना चाहते हैं तो बीच की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अगर टोटल 26 है, 26/2 करिए, 13वीं वैल्यू जो होगी, 13th वैल्यू जो होगी, वही तो बीच की वैल्यू होगी। अब 13वीं वैल्यू है कहां पे? मैं कहूं भैया 0 से 4 तक तो 1 है। मतलब ये ऐसे हैं कुछ लोग, जैसे कहा 1 नंबर पाने वाले 4 बच्चे हैं, लाइन से खड़ा कर दिए, 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 4 लोग। फिर मैं कहूंगा 3 नंबर पाने वाले हमारे यहाँ 6 बच्चे हैं, 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 6 लोग। 5 नंबर पाने वाले 5, ऐसे आगे बढ़ाइए। तो हम कह रहे जो 13वें स्थान पर खड़ा है बच्चा, उसको कितने नंबर मिले हैं? तो कहेंगे कैसे ढूंढे? 0 से 4 तक तो ये लोग हैं, 4 से 10 तक तो ये लोग हैं, 10 से 15 ये लोग हैं, 10 से 15 ये लोग हैं, तो उसी में तो हमारा 13वां भी कहीं होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर 5 हो गया। आप देखो कहीं दिया? हाँ दिया है, पहला ऑप्शन 5 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। इस प्रश्न का करेक्ट हल 17वां प्रश्न, 17वें प्रश्न का उत्तर हो गया 5, पहला ऑप्शन है। और आपने कर लिया। बोर तो नहीं हो रहे सब लोग? एक बार मुझे बता दीजिए, बोर और हो तो भी बताइए, उसका भी कुछ इंतजाम करूं। बाकी कुछ और तो होगा नहीं, यही होगा, केवल पढ़ा दूंगा आप लोग को एक आध प्रश्न इधर उधर करके। बाकी कोई हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। नहीं, चलिए पढ़िए, कंप्लीट करिए। बहुत अच्छा, चलिए। एक दिया है t बराबर 64, t बराबर 64। इसने कहा g बराबर t की पावर 2/3 प्लस 4 t की पावर -1/2। तो g का मान बताइए। यस, देखो यहां पर t का मान कितना दिया? 64। लिखिए 64 की पावर 2/3 प्लस 4 गुणे 64 की पावर -1/2। ठीक, अब इसको लिखा जा सकता है 4 की पावर 3 ना, और पावर 2/3 है। इसको 4 रहने दीजिए। यहां पर अगर हम इसको निगेटिव से पॉजिटिव इस पावर को बनाना चाहते हैं, 1/64 लिखना पड़ेगा, पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो 3 3 से कटा तो 4 चौके 16 हुआ। यहां पे जाइए, 4 गुणे
इसको आप लिख सकते हैं 1/8 की पावर 2 गुणे 1/2, ये खत्म हुआ, केवल 1/8 हो जाएगा। 4 1 के 4, 4 दूना 8, मतलब 16 प्लस 1/2, 16 प्लस 0.5, मतलब उत्तर क्या है? हाँ, 16.5, एकदम कन्फर्म है। 16.5 सी ऑप्शन है, राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग नोट करिए सी ऑप्शन। यस, सभी का उत्तर कितना आ रहा है? 18वें का क्या आ रहा है भाई? सी ऑप्शन 16.5 करेक्ट हल है। आप सभी लोग नोट करिए और बढ़ चलिए 19 पर। आइए एक और बढ़िया प्रश्न देखा जाए। हमारे पास एक समीकरण है, गुणनखंड करना है। आइए इस प्रश्न की बात करें। प्रश्न है एक्स क्यूब माइनस एक्स वर्ग वाई माइनस एक्स वाई वर्ग प्लस वाई क्यूब के गुणनखंड क्या होंगे? क्या पूछा है? फैक्टर बता दो, इसके गुणनखंड क्या होंगे बताइए। देखो इन दोनों में क्या करिए, पेयर वाई चलिए, एक्स वर्ग अगर कॉमन ले लीजिए तो एक्स माइनस वाई हो गया, माइनस वाई वर्ग कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस वाई हो गया, एक्स माइनस वाई हो गया, एक्स वर्ग माइनस वाई वर्ग हो गया। मेरे पास क्या आया? एक्स माइनस वाई, एक्स वर्ग माइनस वाई वर्ग। कहीं पर है क्या ऑप्शन में? नहीं, ना ए है ना ए है ना, लेकिन अभी हम आपको ढूंढ के बताते हैं कहां मिलेगा। देखिए कुछ लोग बता रहे डी, बहुत बढ़िया। अब आप देखो, आपको जैसे ए वर्ग माइनस बी वर्ग का पैटर्न पता है, आप इसको एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? हाँ, एक्स माइनस वाई यहां भी है यहां भी है, अगर हम इनको एक साथ मर्ज कर दे तो एक्स माइनस वाई का होल वर्ग हो जाएगा और एक्स प्लस वाई बचा रहेगा। तो आपने देखा कि वही सेम टू सेम चीज ऐसे सोची जाए तो डी ऑप्शन में तो लिखी है। मैंने डी ऑप्शन को अपना उत्तर बना लिया। यस, बना लिया। यस यस यस, आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? 19वें का डी ऑप्शन है, जो कि कितना लिखा है? एक्स माइनस वाई का वर्ग एक्स प्लस वाई। आइए 20वां बताइए, कौन बता रहा है? एक बहुपद है, क्या है? x की पावर 51 प्लस क्या है? 51 को अगर मैं x प्लस 1 से भाग करूं, किससे? x प्लस 1 से। कल इस पर चर्चा हुई थी। तो निम्नलिखित में कौन सा शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा? तो आपको अच्छे से पता है, अगर हम इसका रूट निकाल दें, x प्लस 1 बराबर 0 कर दूं, x बराबर -1, इसमें उठा के सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मान यदि शून्य आएगा, मान यदि शून्य आए तो यह पूरी तरह से इसको विभाजित करेगा और इसका गुणनखंड कहलाएगा। मान कुछ और आएगा तो यह इसको पूरी तरह से विभाजित नहीं कर पाया और जो आया वही शेषफल कहलाया। और उत्तर आप में से बहुत सारे लोग बता रहे हैं। मैंने लिखा -1 की पावर 51 प्लस 51। अब आप इसको कैसे सोल्यूशन में लाएंगे? आपको बस एक पैटर्न, एक चीज और बता देना चाहता हूं। -1 की पावर अगर n है तो दो रिजल्ट आते हैं, एक तो 1 आता है, एक -1 आता है। n अगर सम है तब तो +1 आता है, n अगर विषम है तो हमेशा क्या आता है? -1 आता है। अर्थात यहां पर क्या है? विषम है, तो इसका मान -1 है, प्लस 51 है, घटा दीजिए तो 50 है। कहां पे है? हाँ, डी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। प्रश्न का उत्तर 50 है। 50 20वें का सही हल 50 है, राइट सोल्यूशन 50 ही होगा ना, 50 होगा। कौन से पे चलते हैं हम? 21 पर। चलिए 21 नंबर देखा जाए, प्रश्न का सही स्वरूप क्या है। हमसे कहा यदि x बराबर -1 y बराबर 2, तो समीकरण 3x प्लस 4y बराबर k का एक हल है। जैसे ये दो जो मान है x और y, ये दोनों इसके हल हैं। अगर हल है तो इसको संतुष्ट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, और सेटिस्फाई करेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग मान उसको सब्स्टिट्यूट करने पर 0 रख सकते हैं। और 0 रखें मतलब उसको रख दे यहां पे तो k के बराबर हो जाए, k के रूप में दिया है तो 3 गुणे -1 कर दो प्लस 4 गुणे 4 गुणे कितना कर दे? 2 कर दे, बराबर k होगा। तो -3 प्लस 8 बराबर k होगा। तो 8 में से 3 निकला तो 5 बराबर k होगा। कहां है उत्तर? हाँ, सी ऑप्शन। क्यों? 5 21वें का कितना उत्तर आ रहा है? 5। 5 राइट सोल्यूशन है, सभी ने उत्तर हमें बताया 21वें का राइट सोल्यूशन, वो भी कितना? 5। आइए हम पहुंचते हैं 22वें पर। आप लोग बताओ, आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बारंबार आने वाला मान क्या कहलाता है? बहुलक, माध्य, माध्यिका, परिसर। प्लीज बताइए, किसी एक समूह में जो सर्वाधिक बार आए वो क्या कहलाएगा? आदित्य कह रहे हैं सर बहुलक, अमन कह रहे हैं ए ऑप्शन, बाबा गोरखपुर वाले सभी ने ए ऑप्शन अर्थात बहुलक को सिलेक्ट किया। 3 मान होते हैं सेंट्रल वैल्यू को निकालने के लिए, एक तो माध्य होता है, एक माध्यिका होती है, और एक क्या होता है भैया? बहुलक होता है। अब माध्य तो कैलकुलेट
समांतर माध्य मतलब एवरेज की तरह, यह पोजिशनल होता है बीच में, ये बड़ा खतरनाक होता है। ये कहता है हम वो हैं जो सबसे ज्यादा है, जैसे मान लो जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, भीड़ भाड़ खूब रहे, जो लाइन में जो खड़े हैं, तो कोई आया वहां का मोहल्ले का जो सबसे दबंग टाइप का, कहा मैं हूं तो मैं ही लाइन में सबसे पहले जाऊंगा। जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा वही बहुलक है। जो किसी समूह में सर्वाधिक बार है, जैसे कहते नहीं, जो संख्या में ज्यादा है, सबल संख्या में ज्यादा है वही वैल्यूएबल है। तो जो सबसे ज्यादा है वही बहुलक है। किसी समूह में जो सर्वाधिक है, सबसे बार आया है, अधिक बार आया है, वही बहुलक अर्थात अंग्रेजी में मोड कहलाता है, बहुलक कहलाता है हिंदी में। ये हो गया हमारा प्रश्न 22। 3 प्रश्न तक और जुटे रहिए। 3 में देखिए एक बढ़िया डायग्राम दे दिया है। अब इस डायग्राम का अध्ययन कर लीजिए और इसके प्रश्नों का भी उत्तर करके जो है आराम से जाइए, सो जाइए सब लोग, खाना पीना खा के, कम खाइएगा रात में ना। 23 से 25 नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करना है, प्रश्नों का उत्तर देना है। 6 घंटे की अवधि में एक कार की दिशा, एक कार है यहां से चलना शुरू करती है, घंटे के हिसाब से पहले दूसरे घंटे हैं और ऊपर किलोमीटर है ना, ऐसे चलती है कार। देखिए अब इसको पढ़ा जाए, इसके प्रश्नों को हल किया जाए। आप जैसे पहला प्रश्न अगर देखेंगे, इसने कहा ए से बी के बीच कार की द्वारा तय की गई दूरी, प्लीज आप लोग बताओ उत्तर। ए से बी के बीच कार ने कुल कितनी दूरी तय करी? कहां पर ए है और ये बी है। जैसे हम अपने घर से निकले, मान लो एक व्यक्ति, मैं नहीं कोई व्यक्ति निकला, 1 घंटे में यार देखो कहां पहुंच गया, ए स्थान पर। 1 घंटे में नहीं 2 घंटे में पहुंचा है। कहां पहुंच गया? ए स्थान पर। 100 किलोमीटर पहुंच गया। अब 100 चलने के बाद इंसान रुकेगा कि चलता रहेगा? ढाबे पे रुक गया, खाना पीना खाया, और कब तक? 3 घंटे तक। तो बी स्थान तक उसने कोई यात्रा तय की नहीं। कितना चला? 0। आप कह देना सर 0। ए से बी के बीच उसने कोई यात्रा नहीं तय की, तो यह क्या हो गया? 0। मतलब वहीं का वहीं रह गया, समय बढ़ता रहा लेकिन उसकी दूरी में कोई फर्क नहीं, 0 चला, वहीं ढाबे पे रुक के खाना पीना खाया। अब आगे बढ़ जाइए, 24वें पर आ जाइए। पूरी यात्रा में कार द्वारा तय की गई दूरी बताइए क्या है? पूरी यात्रा में आप लोग कमेंट करिए, पूरी यात्रा में कार द्वारा तय की गई दूरी क्या है? 0 से चला ए तक 100, यहां तो चला ही नहीं 0। फिर बी से चला सी तक, कितना बताइए? 100 से 150 मतलब 50। अब सी तक पहुंचा, तब उसको घर आना है। घर आ जाइए, 150 से यहां पे पहुंच गया 0 पर, तो मतलब फिर 150 चला। 150 तक था, 150 से फिर 0 पे आ गया 150, 150, 150, 300, कितना चला बताइए? 300। कितना चला? 300। बताइए सही है? हाँ 300 करेक्ट है, एकदम सही है। बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। 24वें का 150 राइट सोल्यूशन माना जाएगा। आप सभी लोग लगा के बढ़ जाओ 25 पर। और सेशन का अंतिम प्रश्न, सभी लोग जो है अच्छे से उत्तर दे दीजिए, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ये बार बार कहता हूं लेकिन अच्छा नहीं लगता कहना यार, कह दिया फिर भी एक बार और। 25वां प्रश्न आपका, सी और डी के बीच की कार की औसत गति क्या थी? सी यहां पर है 150 पर, फिर पहुंचा डी पर, दूरी तय किया 150। कितना? 150। समय कितना लगा बताइए? यहां पर था तो 4 था, 4 घंटे थे, फिर 6 मतलब 2 घंटे की बात है। तो 150 बटा 2 तो 75 आना चाहिए, कहीं है क्या? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, यहां पर औसत आपको नहीं दिया है। औसत यहां पे जबकि कितना हो रहा है? 150 को 2 से डिवाइड करने पर 75 आना चाहिए था, जो कि है नहीं। तो आज के सेशन के पूरे 25 प्रश्न कवर हुए, लेखपाल स्पेशल को देखते हुए। सोमवार को अभी शेड्यूल लग जाएगा, फिर से 2 श्रृंखलाएं ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी के लिए रहेंगी, और यह कंटिन्यूशन आपको जैसे बताया गया उसी क्रम में बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जो इस स्पेशल ग्रुप के लिए, मैथ्स के ग्रुप के लिए बनाया गया है। आप लोग उसको डाउनलोड करिए, उसमें सारे पीडीएफ जो भी पढ़ाया जा रहा है, ये पीडीएफ आपको तुरंत मिलेगा 10 मिनट के अंदर। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से सब जो है खाना पीना खा के सोए। फिर से हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। वीडियो को लाइक करें और शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको जो भी कुछ कहना हो, कोई फीडबैक हो, कोई सुझाव है, कोई बात आपने फील करी है, कोई कुछ कहना, आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कहिए, हम आपकी बात की वैल्यू करेंगे, हम आपके दिए गए सुझाव पर अमल करेंगे। तो आज के लिए ढेर सारा प्यार, धन्यवाद। मिलता हूं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।